सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए। रिवर्स ऑस्मोसिस हो चाहे ऑस्मोसिस, फ्लो सेमी मेम्ब्रेन जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन उसी के थ्रू होगा। ये नहीं है हाई टू लो तो किसमें होता है, डिफ्यूजन में भी होता है, और उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होती, वो सेल्फ प्रोसेस होती है, अपने आप होता है उसमें। ठीक है, आ गया समझ में विवेक? रिवर्स ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस की जस्ट अपोजिट कंडीशन है, उसमें हाई टू लो फ्लो होगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। लेकिन ये चीज ध्यान रखे, एक टाइप का डिफ्यूजन जैसी ही है डेफिनेशन, पर डिफ्यूजन नहीं है ये। डिफ्यूजन सेल्फ प्रोसेस होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। मैथ्स इंग्लिश मीडियम, हाँ है ना, ये मैथ्स इंग्लिश मीडियम है। तुम आज पहली बार आए हो क्या? कि तुमने लाइव क्लास ली है कभी पहले? मतलब आज के कितने एक साल पहले, महीने, कितने महीने पहले? वेरी गुड। अब इन दिनों क्या हो गया था, मूड चेंज हो गया? और बोलो, और कोई प्रॉब्लम है किसी को? महिपाल पूछना है क्या कुछ? हर्षिता, समीर, तरुण, और किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है क्या बेटा? फटाफट बोले, आज एक नया चैप्टर पढ़ेंगे फिर अपन। और इस चैप्टर की भी एक कंडीशन तुम्हें मैं पहले बता दूं। समीर को पूछना है शॉर्ट का थर्ड। क्या है शॉर्ट का थर्ड? दिखा, बुक दिखा एक बार। शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, यही क्या, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस? गिव एग्जांपल ऑफ ईच। कल करवाया तो था मैंने। ऑस्मोसिस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, सेल्फ प्रोसेस है, अपने आप जो प्रोसेस होती है। जैसे बताया था आपको, परफ्यूम की स्मेल का फैलना चारों तरफ, वो क्या है, डिफ्यूजन है। ऑस्मोसिस सेल्फ प्रोसेस नहीं होती, अपने आप नहीं होगा। दो सॉल्यूशन अगर आपने रख रखे हैं, अगर दोनों सॉल्यूशन के पार्टिकल्स एक दूसरे में अपने आप मूव कर जाएं, तो वो प्रोसेस डिफ्यूजन है। अब दो, जैसे दोनों बीकर ले लिए तुमने, दोनों को सेपरेट रख दिया, अब ये थोड़ी पड़े पड़े एक के पार्टिकल दूसरे में चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो इन दोनों के बीच में तुमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। अब इसका जो लो कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है, उसके पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव करेंगे, तो उसको अपन बोलेंगे ऑस्मोसिस प्रोसेस। आ रही है बात समझ में? ऑस्मोसिस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं होती, सेल्फ प्रोसेस नहीं होती, उसके लिए एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन डिफ्यूजन सेल्फ प्रोसेस होती है। ओके, और क्या पूछना है? संदीप को पूछना है क्वेश्चन नंबर 7, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% सॉल्यूशन ऑफ शुगर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज। ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है क्या इसमें? तो इसको तू इससे कर सकता है ना, N/V इंटू R इंटू टी। अब N को हटा, ATM में है क्या ये आंसर सारे? 0.082 लगाना पड़ेगा R की वैल्यू। स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, स्मॉल m की जगह W लिखा करो भाई, P इंटू R इंटू टी। अब निकाल लिया ऑस्मोटिक प्रेशर, सारी चीज दी हुई है तेरे को। ये तो 5 तो दे रखा है तुम्हें मैम, सॉल्वेंट ही ट्रांसफर होगा ना? बिल्कुल रोहित, सॉल्वेंट ही ट्रांसफर होगा, हाई कंसंट्रेशन जिसकी होगी वो जाएगा लो कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, और इसने क्या पूछा है? शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 4 भी पूछा है, देखते हैं। देखो पहले तू ये 7 देख, ऑस्मोटिक का यहाँ पर देखो, वेट तो कर दो 5 अपॉन में वॉल्यूम में। तूने कर लिया क्या राहुल ये क्वेश्चन? MCQ का क्वेश्चन नंबर 7 कितना आंसर आया तेरे? देख यही तो किया होगा तूने, 5/100 वॉल्यूम में तो ये हो गया, इनटू मोलर मास कितना होगा शुगर का? 342, C12H22O11, इसी का निकाला होगा तूने। तो 12 इंटू 12 प्लस 22 प्लस 16 इंटू 11, सॉल्व कर लेना भाई, ये कितना आएगा देख लेना। मेरे हिसाब से 342 होना चाहिए, देख लेना जितना भी आए इसको सॉल्व करके। तो तुम्हारे पास है ये, क्या पूछा है इसने? टेम्परेचर कितना दे रखा है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करो 25 को। कैसे करेंगे केल्विन में कन्वर्ट?
273 केल्विन प्लस करो इसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल होता है 273 के, तो 25 कितना हो जाएगा, तो यहाँ कर लेना तुम 20 273 25 कितने हो जाएंगे 298 केल्विन। टेम्परेचर तो ऊपर लिखा जाएगा ना, और R की वैल्यू लिखना है 0.0821। अब इसको पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करना जब आएगा पाई इज इक्वल टू, समझ में आ रही है बात। ये चीज ध्यान रखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर अपन एटीएम में लेते हैं तो आर की वैल्यू एटीएम में लिखनी पड़ेगी, तो सही तुम 8.314 से फिर आओगे गलत हो जाएगा। 8.314 मोल पर लीटर के लिए होता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर कौन सा पूछा है तूने, 4, शॉर्ट का 4 क्या है, देखिए शॉर्ट का 4 क्वेश्चन नंबर शॉर्ट, ये तो 4 तो यही है जो तूने पूछा है। देख ध्यान दे, इसमें आपको डिटरमाइन करना है मोलर मास, अभी अभी जो करवाया था ना सेम वैसा ही है। पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू कैपिटल एम। बेटा जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे ना, तुम न्यूमेरिकल तो बहुत इजी है सारे, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो पाई इज इक्वल टू सीआरटी पढ़ाया था कल, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू सीआरटी। कईयों को यही भूल जाओ तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो पता है ना आइडियल गैस इक्वेशन जो 11th में पढ़ी थी तुमने, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी या P इज इक्वल टू एन अपॉन वी इंटू आर टी। एन अपॉन वी को अपन कंसंट्रेशन बोलते हैं C, यहाँ P की जगह अपन पाई ले लेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर है वो आइडियल गैस के लिए गैस का प्रेशर था, ठीक है। तो ध्यान दो, अब अपने को क्या करना है, देखो इसकी जगह तो मैंने लिख लिया N की जगह तो W कैपिटल M इंटू V इंटू R इंटू T। अब की बार इसने मोलर मास पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 में, और ये पाई दे दिया तुम्हें, तो इस मोलर मास को इधर ले जाओ तुम, तो W पाई इंटू V इंटू R इंटू T। देखो क्वेश्चन में ये सारी चीजें दी हुई है तुम्हें, W तुम्हें दे रखा है, वॉल्यूम तुम्हें दे रखा है, पाई तुम्हें दे रखा है, R दे रखा है, T दे रखा है, सब दिया हुआ है। फॉर्मूला वैल्यू रखनी है, कैलकुलेशन कर लिया, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में संदीप, क्वेश्चन नंबर 7 और 4 आ गए क्या दोनों समझ में, आ गए दोनों क्वेश्चन समझ में। तुम्हें यस और नो ये टाइप करने में इतना टाइम क्यों लगता है, आंसर ही नहीं देते, 1 घंटे तक बैठे रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब ध्यान दो, और कोई प्रॉब्लम है क्या समीर, थर्ड के अलावा और कोई क्वेश्चन में दिक्कत है क्या तुम्हें, इन दोनों मार्कर में इनकी नहीं है बेटा कोई दिक्कत। तो अब नेक्स्ट ध्यान दो, फिर 9 मैम हो गया, इसका मतलब चैप्टर अपना क्लियर हो गया। अब अपन आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3। चैप्टर 3 स्टार्ट करने से पहले सुन ले, जो बच्चे नए हैं बिल्कुल अनजान केमिस्ट्री से, वो सुन ले बेटा। ये चैप्टर जो 17 की केमिस्ट्री है ना, 17 चैप्टर की अपनी बुक 12th की, उनमें से 4 लेसन तो कंप्लीट हट चुके हैं तुम्हारे। 6 लेसन फर्स्ट पार्ट जो है फर्स्ट से चैप्टर फर्स्ट से 9, इसमें तो इंक भर जब तक मैं बताऊं जब तक। चैप्टर फर्स्ट से लेकर के 9 में फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल 1 लेसन हटा है 6 वाला। जो सेकंड पार्ट है ना उसमें 3 लेसन हट गए, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर और डेली लाइफ केमिस्ट्री लास्ट वाला। ये जितने भी लेसन है ना उनमें सबसे ज्यादा समझने वाली चीज है ये चैप्टर 3। समझ में आ रही है बात, जिसकी थोड़ी सी मैथ पे कमांड बढ़िया है, जिसका आईक्यू लेवल बढ़िया है ना, उसके लिए तो चैप्टर 3 5 नंबर का हो गया है। इसलिए मैं तुम्हें बता दी, ये लेसन अब बोर्ड एग्जाम में सीधा 5 नंबर का है। देख लो 56 में से 5 नंबर कितने मायने रखते हैं तुम्हारे लिए। तो अगर समझ में आ गया तो पूरे 5 में से 5 नंबर आएंगे, और अगर नहीं समझ में आया ना ये चीज, ये सुन लो, 1 दिन की छोड़ो 1 मिनट की भी क्लास अगर इसमें मिस कर दी ना तुमने, ये चैप्टर नहीं समझ में आएगा किसी हालत में, क्योंकि इसमें एक भी लाइन ऐसी नहीं है जो तुम बुक से याद कर सको। इसमें याद करने जैसा कुछ भी नहीं है। अगर क्लास में ध्यान से पढ़ा है ना तो तुम चाहे एग्जाम में इस चैप्टर को बिना पढ़े चले जाओ, पूरे नंबर आएंगे। समझ में आ रही है बात ढंग से, तो ये समझ लो बेटा, इस चैप्टर को सीखने के लिए पूरा दिमाग यहाँ होना चाहिए। अगर एक भी क्लास मिस की हुई, कहीं से भी इधर उधर से चाहे ढूंढ करके जो मैंने समझाया है उसकी क्लास लो, चाहे किसी से भी लो, चाहे दूसरे किसी बच्चे से समझो, लेकिन ये क्लास आपकी मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ये बैठेगी नहीं दिमाग में ऐसे, ठीक है।
और वही सुन ले जो मैं अब स्टार्ट करी हूँ ना, वही क्लास में लेनी, ये नहीं मैं रिवीजन में पढ़ाऊँ, वो ले लो, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले बता दिया वो चीज मैं दोबारा उतनी अच्छे से नहीं पढ़ा पाऊंगी चाहे मैं खुद पढ़ाने बैठ जाऊँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है फर्स्ट टाइम में तुम लोगों का दिमाग बिल्कुल क्लियर है, तुम्हें कुछ नहीं आता, और जब मुझे ये बात पता होती है ना कि मैंने पढ़ा दिया, तुम्हें थोड़ा सा भी आता है, मेरा इंटरेस्ट अपने आप कम हो जाता है उस बात को पढ़ाने। इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से सीखना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी अपने बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो हट चुके हैं, तुम सिलेबस से और मैच करते जाना। जो अपने लास्ट का जो टॉपिक है ना, बैटरी, प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी, डैनियल सेल, ये सारे टॉपिक हट गए अब इससे। ठीक है, चैप्टर 3 5 नंबर का है, चैप्टर 2 फर्स्ट जो पढ़े ना तुमने, फर्स्ट चैप्टर 3 नंबर का है, चैप्टर 2 जो मैंने पढ़ा दिया वो 4 नंबर का है। समझ में आ रही है बात? नंबर आप देख लें आराम से, सिलेबस में लिखे हुए हैं हर एक का। तो अब नेक्स्ट देखो, और नहीं है सिलेबस तो सिलेबस है, मैं सेंड कर दूंगी पूरा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझने के लिए, और इसकी लैंग्वेज थोड़ी बुक से तुम्हें डिफिकल्ट लगेगी, तो मैं भी साथ साथ पढ़ा रही हूँ, जब तो तुम्हें बुक की लैंग्वेज समझ में आएगी, पर फिर खुद पढ़ने बैठोगे ना जब नहीं आएगा। इसलिए इसके मैं तुम लोगों को नोट्स भेजूंगी, जैसे मैं पढ़ाऊंगी ठीक वैसे, उस पूरे चैप्टर के एक साथ, एक एक टॉपिक के नहीं, एक साथ भेज दूंगी पूरे के, तो फिर उससे तुम पढ़ लोगे तो बढ़िया से याद होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पहले तो होती क्या है वो समझे। देखो, केमिस्ट्री की वो ब्रांच है ये जिसमें अपन जो बैटरी है, सेल है, जितने भी इलेक्ट्रिक सर्किट हैं, उनमें क्या चेंजेस होते हैं, क्या केमिकल चेंजेस होंगे, उनकी स्टडी करेंगे। समझ में आ रही है बात? जैसे सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं, जैसे अभी मान लो लाइट आ रही है, फैन चल रहा है तुम्हारा, ठीक है, कुछ देर इन्वर्टर से अगर इसको कनेक्ट कर रखा है, लाइट चली जाएगी तो अब ये इन्वर्टर से चलेगा। तो ऐसी क्या केमिकल मैकेनिज्म हुई कि इन्वर्टर ने इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी दे दी? तो केमिकल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, वो सारी चीजें अपन जिस ब्रांच में सीखेंगे कि ऐसा क्या केमिकल दीवार घड़ी की जो सेल होता है उसमें भरा हुआ होता है, क्या ऐसा उसमें से खत्म हो जाता है कि वो बंद हो जाती है, ये सारी चीजें अपन इस ब्रांच में सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए देखो, डैनियल और गैल्वेनिक एक ही चीज है, गैल्वेनिक डैनियल सेल, ये हट गया है, मैं दोबारा बता दूं, पर फिर भी ये इसकी मैकेनिज्म अपन अगर नहीं सीखेंगे ना, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये चीज नहीं समझ में आएगी, क्योंकि ये टॉपिक एक गलती से हटा दिया गया है, इसके बेसिस के बिना आगे के टॉपिक नहीं समझ में आएंगे। तो सबसे पहले अपन गैल्वेनिक या डैनियल सेल, सबसे पहली बात यही करेंगे। ये मार्कर खराब है, तूने इंक नहीं भरी, तो फिर ये चल क्यों नहीं रहा? तूने इंक भरी है तो देख कहाँ चल रहा है, ये दूसरे में भर, इसमें भी भर। तो देखो बेटा, सबसे पहले ध्यान देना, गैल्वेनिक, थोड़ा सा पार्ट इसका 11th में भी था, तुम्हें जहां तक याद हो तो कुछ पढ़ा था कि तुमने 11th में लोन वगैरह का मेथड हो रही था 11th में, दोबारा समझ ले, कोई बात नहीं, 11th का मुझे पता है तुम्हें बहुत ज्यादा आता है। तो देखो, हाँ, गैल्वेनिक सेल मैकेनिज्म सीखे। गैल्वेनिक या डैनियल सेल को समझने के लिए तुम्हें एक फॉर्मूला आना चाहिए बस, केवल क्या? लोन, लोन आना चाहिए तुम्हें, LOAN, लोन। भर दिया क्या? ला मुझे दे, ये मार्कर ही खराब है, या हो सकता है सिंक में पानी मिला हुआ, क्योंकि इस समय क्या स्थिति खराब है लॉकडाउन की वजह से, इनकी फीस तुम देते नहीं हो तो फिर क्या करे, पानी मिला मिला के काम चलाना पड़ता है, उल्टा बंद होता है बेटा ये। हाँ भाई ध्यान दो, अभी बताया मैंने लोन, इसको समझो अच्छे से मैकेनिज्म, क्या होता है लोन। देखो, लोन एक एक वर्ड का मीनिंग समझना। सबसे पहले मैंने इस तरीके से दो बिकर लगा रखे हैं, डैनियल सेल की मैकेनिज्म समझो क्या होती है। इनको अभी तो मैंने नाम बिकर कह दिया, लेकिन अब आगे से बिकर नहीं कहेंगे, इसे अपन कहेंगे वोल्टामीटर। वोल्टामीटर आपके पास में वो एक तरीके से जिसको तुम बिकर वर्ड कह रहे हो, अपने पास में वोल्टामीटर वो चीज है जिसके अंदर अपन केमिकल्स फिल करेंगे। समझ में आ रही बात? जो सेल की मैकेनिज्म पढ़ने के लिए अपन जो केमिकल्स जो फिल करेंगे उन्हें अपन वोल्टामीटर के नाम से जानेंगे। ठीक है, ये वोल्टामीटर है। तो दो वोल्टामीटर मैंने लगा रखा है। एल का मीनिंग, एक एक वर्ड का मीनिंग समझे। एल का मीनिंग है लेफ्ट साइड, इसका मीनिंग है लेफ्ट साइड, तो ये होती है लेफ्ट साइड।
इसमें मैंने बेटा इस तरीके से 2 प्लेटें लगा रखी है, ध्यान दो, और इस तरीके से इसमें सॉल्यूशन फिल कर दिया। सपोज करो ZnSO4 का सॉल्यूशन है ये, जिंक सल्फेट का, और जो इसमें मैंने प्लेट लगा रखी है ये है जिंक की प्लेट, ठीक है। उधर भी इस तरीके से मैंने कॉपर की प्लेट डिप कर दी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, ये कॉपर की प्लेट है, ओके। दोनों को मैंने इस तरीके से कनेक्ट किया जिसे अपन कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। ये पढ़ा है तुमने फिजिक्स में भी, इनमें भी। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, आयंस जो एक्सचेंज होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो एक्सचेंज होंगे वो इस सॉल्ट ब्रिज से होंगे। दोनों को फिर मैंने एक वोल्ट मीटर से जोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि अपन देखेंगे अभी वोल्ट मीटर में कि कितनी रीडिंग आएगी जब अपना करंट का फ्लो होगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कब होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कब होगा, ये चीज देखने के लिए मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया। तो अब देखिए सबसे पहले लेफ्ट साइड में मैंने लगा दिया, जिसको भी तुमने लेफ्ट साइड में लगाया है उसका ओ मीनिंग क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा हमेशा। समझ में आ रही बात, लेफ्ट साइड में लगने वाले का ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन तो पता चलता है क्या, सपोज करो इसमें तुमने जो भी डिप कर रखा है, जैसे ए कोई चीज तुमने डिप कर दी, ऑक्सीडेशन का मीनिंग होता है चार्ज इंक्रीज होता है। समझ में आ रही बात, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, यानी ए कन्वर्ट हो जाएगा ए प्लस में, ये 0 चार्ज था +1 हो गया इसका, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हुआ, और जिसपे ऑक्सीडेशन हो रहा है वो इलेक्ट्रोड है, ए का मीनिंग एनोड, लेफ्ट साइड वाला एनोड है, राइट साइड वाला कैथोड है। आ रही बात ढंग से समझ में, ठीक है। ये एनोड है, ये कैथोड है, और उस एनोड पे जो आके कलेक्ट होगा वो कलेक्ट होगा नेगेटिव चार्ज। एन वर्ड का मीनिंग है नेगेटिव चार्ज कलेक्ट एट एनोड। क्यों, क्योंकि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। समझ में आई बात, फिजिक्स में पता है ना ये चीजें। एंड भूल भी जाओ एग्जाम में तो ये चीज ध्यान रखना। क्या कह रहा है रोहित, चैप्टर 3 5 मार्क्स का, चैप्टर 2 कितने नंबर का है, यस मैम कर देना प्लीज, ग्रुप पर सिलेबस है, ठीक है। तुम्हारे पास सिलेबस नहीं है केमिस्ट्री का, नहीं होगा तो मैं आज सेंड कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं, पड़ा है मेरे पास सिलेबस, देख लेना आराम से। हाँ भाई, अब तू सिलेबस की बात पे ध्यान मत दे, पढ़ने में ध्यान दे। रोहित कितने नंबर का है, नंबर लाने की बात तो सुन पहले। तो अब देखो क्या मैंने तुम्हें बताया था, लोन, ये लोन का मीनिंग भूल भी जाए एग्जाम में तो ये चीज ध्यान देना बेटा, जब तुम एनोड बोलते हो ना, एनोड, तो बोलने पे देखो एक अलग ही साउंड सुना है तुमने, नो, एनोड, नो, एन का मीनिंग है नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होता है इस पे। समझ में आ गई बात, मीनिंग खुद ये पॉजिटिव चार्ज रखता है जब इस पे नेगेटिव कलेक्ट होगा, ओके। तो अब देखो सारी मैकेनिज्म बना दी। अब अपन अलग अलग इलेक्ट्रोड पे, जैसे ये जिंक है लेफ्ट साइड में लगाया मैंने, कॉपर को राइट साइड में लगाया। क्यों लगाया, इसका रीजन भी तुम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सीखोगे कि मैडम अपन उल्टा नहीं लगा सकते क्या, कॉपर इधर ले ले जिंक इधर ले, तो नहीं ले सकते अपन। क्यों नहीं ले सकते, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तुम्हें सिखाएगी कि भाई हमेशा राइट साइड में कौन रहता है, लेफ्ट में कौन। तो अभी के लिए समझे, सबसे पहले अपन अलग अलग इलेक्ट्रोड पे मैकेनिज्म देखेंगे। एट एनोड, एनोड पे क्या होगा पहले ही पढ़ लिया तुमने कि एनोड के ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, मीनिंग जिंक का चार्ज इंक्रीज होगा। जिंक किस में कन्वर्ट होगा, Zn2+ में, और प्लस में कितने इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। समझ में आ गई बात ढंग से, कई दिमाग लगा रहे एक में हो जाता, अरे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर केवल एक ही होता है, +2 ही। समझ में आ रही है बात, ये तुमने पढ़ा है चैप्टर 8 में, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होगा तुम्हें, 3d10 4s2, ये होता है जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, फुलफिल हो जाएगा डी ऑर्बिटल, +2 ही होता है इसका केवल ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसलिए जिंक बदलेगा Zn2+ में। ये जो अपन हर एक इलेक्ट्रोड पे, फिर मैं देखूंगी एट कैथोड। हाँ भाई, कैथोड पे अगर जिंक पे एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, सीधी सी बात है। एक बार ये मिटा दूं मैं, रिडक्शन होगा। रिडक्शन के लिए तुमने देखा है भाई, ऑक्सीडेशन का मीनिंग होता है चार्ज इंक्रीज होना, और रिडक्शन का मीनिंग होता है चार्ज डिक्रीज होना। यानी वो जो जितने इलेक्ट्रॉन, हमेशा ध्यान रखें, जितने इलेक्ट्रॉन एनोड पे रिमूव होंगे ना, फ्री होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन कैथोड पे आकर के एक्सेप्ट किए जाएंगे। समझ में आ रही है, 2 यहाँ फ्री हुए तो 2 ही ले सकता है, 4 कहां से लेगा। तो अब Cu कितने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मीनिंग Cu2+
2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कन्वर्ट हो जाएगा Cu में। दिख रहा है इसका रिडक्शन हुआ। रिडक्शन कैसे हुआ बताओ? चार्ज कम हो गया ना, +2 से चार्ज क्या हो गया? 0 हो गया। रेडॉक्स वाला चैप्टर पढ़ा है ना 11th में पूरा, वो यही तो था 11th में चैप्टर रेडॉक्स वाला। इन रिएक्शन को अपन कहते हैं हाफ सेल रिएक्शन। आ रही है बात से समझ में? हाफ सेल इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि एनोड पे अपन ने हाफ रिएक्शन एनोड पे देखी, हाफ रिएक्शन अपन ने कैथोड पे अलग अलग देखी, वो है हाफ सेल। अब कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या होगी? एनोड और कैथोड को दोनों को जोड़ दो, ठीक है। लाइन खींच दी, इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में होते तो कट जाते हैं, हमें पता है। अब पूरी रिएक्शन जोड़ दो तो आ गया तुम्हारे पास Zn प्लस Cu2 प्लस Zn2 प्लस और प्लस Cu। इसी को अपन डैनियल सेल रिएक्शन कहते हैं। आ रही है बात समझ में? ये डैनियल सेल की मैकेनिज्म है कि एनोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या होगी। ये मैकेनिज्म हटी है अपने केवल। समझ में आ रही बात? इससे रिलेटेड टॉपिक नहीं है, इससे रिलेटेड सारे टॉपिक। ये बात समझ में आएगी जब भी तुम सेल रिप्रेजेंटेशन करना सीखोगे। ये तो बात थी मेरी डैनियल सेल की मैकेनिज्म की। अब सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसीलिए पढ़ाया है क्योंकि ये अब है नहीं, इसलिए जो तुम्हारे लिए सीखना जरूरी है ना चैप्टर के लिए, बस वो बात पढ़ो कि लोन से डायग्राम बनाओ, लोन के बाद हाफ सेल रिएक्शन देखो एट एनोड की, एट कैथोड की, फिर कंप्लीट सेल रिएक्शन। सेल रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग क्या होता है वो समझे बेटा। सेल रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग है ये जो तुमने लिखा है ना, रिएक्टेंट अलग, प्रोडक्ट अलग, इलेक्ट्रॉन अलग, इनको अपन एक डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट करेंगे। डिफरेंट वे में मीनिंग जब मैं थ्योरी में इसको पूरा पढ़ूंगी ना तो कैसे पढ़ूंगी कि जिंक का इलेक्ट्रोड जो था उसने ऑक्सीडेशन शो किया, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिए और कन्वर्ट हो गया Zn2+ में। फिर Cu2+ का इलेक्ट्रोड आया, देखी थी वो प्लेट, वो इलेक्ट्रोड ही तो है। Cu2+ के इलेक्ट्रोड ने जिंक के 2 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो गया कॉपर में। समझ में आ रही है बात? अब इस लैंग्वेज को पूरी को रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में बोलेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान दो। जिसे तुम इलेक्ट्रोड वर्ड बोलते हो उसको अपन रिप्रेजेंटेशन में एक खड़ी लाइन से दिखाते हैं ऐसे। समझ में आ रही है बात? इस एक खड़ी लाइन का मीनिंग है इलेक्ट्रोड, ओके। और 2 खड़ी लाइन इस तरीके से खींच दे अपन, उसका मीनिंग होता है सॉल्ट ब्रिज। आ रही है बात ढंग से समझ में? सॉल्ट ब्रिज का काम होता है एनोड और कैथोड दोनों को कनेक्ट करना। सबसे पहले सेल रिप्रेजेंटेशन में लेफ्ट साइड में हमेशा एनोड ही लिखा जाएगा, राइट साइड में हमेशा कैथोड ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखते जाओ मैकेनिज्म। मैंने देखा सबसे पहले राइट लेफ्ट साइड में कौन है, एनोड पे कौन है, जिंक, तो मैंने लिख दिया जिंक। अब आया जिंक का क्या, एक खड़ी लाइन मतलब जिंक का इलेक्ट्रोड। समझ गए? किस में कन्वर्ट हो गया, Zn2+ में। रूल नंबर 1 सुन ले, इलेक्ट्रोड को एक लाइन खींच देंगे, वो इलेक्ट्रोड है। सेल रिप्रेजेंटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान सुने, कभी भी इलेक्ट्रॉन का नंबर नहीं लिखा जाता, चाहे इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो चाहे नहीं हो, कभी इलेक्ट्रॉन का नंबर सेल रिप्रेजेंटेशन में नहीं लिखते अपन। रूल नंबर 2 सुन ले, सेल रिप्रेजेंटेशन में अगर किसी रिएक्शन को आप बैलेंस करते हो, जैसे सपोज करो एग्जांपल के लिए मैंने लिख लिया जैसे Mg, जैसे मान लो सिंपल सा एग्जांपल देखो, HCl कन्वर्ट किया H2+ Cl2, यहाँ मैंने लगा दिए 2। जब तुम इसका रिप्रेजेंटेशन करोगे ना ये नंबर नहीं लिखा जाएगा। कई बार अपन देखते हैं किसी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो आगे नंबर लगा होता है ना वो कभी सेल रिप्रेजेंटेशन में नहीं लिखा जाएगा। समझ में आ गई ना बात? अच्छी, सपोज करो कॉपर की जगह भी यहाँ Ag होता, तो Ag होता तो तुम क्या लिखते, Ag+, तो यहाँ कितने लगाने पड़ते, 2, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो जाता 2Ag में। तो ये जो Ag का नंबर देख रहे हो ना, तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन में नहीं आएगा कभी। समझ गए? ना इलेक्ट्रॉनों का नंबर आएगा ना सेल रिप्रेजेंटेशन का। फिर मैंने लिख दिया ये जिंक का इलेक्ट्रोड Zn2+ में कन्वर्ट हो गया। अब ये तो हुई एनोड पे, ये घटना तो एनोड पे हुई। कैथोड पे क्या हुआ, इसको कनेक्ट करने के लिए मैंने क्या लगाना पड़ेगा मुझे, सॉल्ट ब्रिज। 2 लाइनें एक साथ बनाएंगे, वो है सॉल्ट ब्रिज का साइन। समझ गए? बना दी। अब लिखो कैथोड। कैथोड पे क्या हुआ था बेटा, Cu2+, ये रहा Cu2+, फिर एक खड़ी लाइन मतलब Cu2+ का इलेक्ट्रोड कन्वर्ट किस में हो गया, Cu में।
आ गई इतनी छोटी सी बात समझ में? जैसे एक एग्जांपल और दूं फिर तुम मुझे करके दिखाओगे बुक का क्वेश्चन। इसमें बुक में क्वेश्चन है, 7-7 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ताकि दिमाग में क्लियर हो जाए बात तुम्हारे। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो फटाफट। जैसे मान लो मैंने लिख लिया AgNO3 कन्वर्ट हो रहा है Ag+। अच्छा पूरा मैंने एक साथ ही लिख लिया क्या? NO3 Ag+ ही लो केवल, क्योंकि एट एनोड एट कैथोड देखते हैं तो पूरी मैकेनिज्म आ जाएगी एक साथ। प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और यहाँ लिख लो Ag+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो गया Ag में, 2 आएगा यहाँ। बताओ सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे इसका? ये जो जुड़े हुए बच्चे हैं वो टाइप नहीं करें, सेल रिप्रेजेंटेशन पूरा टाइम खराब कर देंगे। केवल आ जाए समझ में तो आ गया, बस इतना लिख दिया करो कि हो गया। नहीं होता है, नहीं आता तो फिर वैसे पूछेंगे कि नहीं आया। समझ में आ रही है बात? आंसर नहीं दिखाने की जरूरत है बैठे बैठे। और जो बैठे हैं यहाँ वो तो आंसर लिखो, देखिए कॉपी में क्या आएगा बताओ। यस मैम आ गया। पीछे से लास्ट तो खड़ा हो जा, व्हाइट मास्क खड़ा हो चल। हाँ 1 2 3 बता आंसर क्या आएगा, बोलता जा फटाफट। Mg वन इलेक्ट्रोड, वन इलेक्ट्रोड कहने की जरूरत नहीं, इलेक्ट्रोड कहोगे तो ही एक लाइन खड़ी करेंगे। इलेक्ट्रोड बोल, Mg फिर दोबारा Mg। इतना कंफ्यूजन क्यों है दिमाग में? खड़ा हो जा पड़ोसी, चल बता। Mg2+ सॉल्ट ब्रिज 2 लाइनें, हाँ बोल। 2Ag+, 2 नहीं आएगा, फिर इलेक्ट्रोड Ag, ये इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो ही जाएंगे, समझ गए? इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं आती समझ में? बैठो दोनों, आ गई बात ढंग से समझ में? ये हो गया बेटा सेल रिप्रेजेंटेशन। जितने भी न्यूमेरिकल करोगे ना वो सेल रिप्रेजेंटेशन में ही लिखे हुए आएंगे, वो फिर खुद को ही सॉल्व करने हैं तुम्हें। क्वेश्चन नंबर देखो बुक का, पेज नंबर आ जाओ बेटा 69 पे। सभी बच्चे 69 पेज नंबर खोल लो आरबीएससी बुक का, पेज नंबर 69। आरबीएससी की बुक है क्या सबके पास? नहीं है तो नहीं है तो फिर लॉन्ग का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। अगर आपके पास आरबीएससी की बुक नहीं है तो जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसमें लॉन्ग का क्वेश्चन नंबर 3 देखो, दिख रहा है? गिव द सेल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन अकर। एक रिएक्शन लिखी हुई है उसका सेल डायग्राम बनाइए, मीनिंग सेल रिप्रेजेंटेशन बनाइए उसका। बना देंगे क्या? देखो देखे, जो इक्वेशन लिखी हुई है उसका सेल रिप्रेजेंटेशन, ले बुक ले ले तू, देखो बना दोगे? लॉन्ग का क्वेश्चन नंबर 3 है ये, लॉन्ग का क्वेश्चन नंबर 3 देखो। विवेक समीर बोल बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेंगे क्या लॉन्ग का? जो अभी भी पढ़ाया ना टॉपिक उसमें है। एक तो है कि इसका सेल रिप्रेजेंटेशन कीजिए। बोल क्या है सेल रिप्रेजेंटेशन? आंसर बोल दे तू, खड़ा हो, खड़ा हो, इसका आंसर बोल। हाँ सेल डायग्राम या सेल रिप्रेजेंटेशन, बोल आंसर बोल। अरे बोल दिया, अगर क्या सोचता रहता है इतना बेटा बेटा। सेल नहीं दिख रही ऊपर, तुझे रिएक्शन लिखी हुई नहीं दिख रही है, फिर इसमें सेल रिप्रेजेंटेशन में क्या प्रॉब्लम है तेरे को? हाँ तू खड़ी, तेरे तुम्हारे पास बुक ही नहीं है, तेरे पास बुक है ना, चल खड़ी हो, आंसर बोल। Zn इलेक्ट्रोड, Zn2+ सॉल्ट ब्रिज, Ag+ इलेक्ट्रोड Ag। तुमने फेल होने की सोच रखी है क्या? एग्जाम देनी है तुझे इस बार? देनी है कंफर्म है क्या? देनी है? 2021 का पेपर देगा बोर्ड का? तो कैसे देगा बता मुझे? जब इतनी छोटी सी बात तेरे को नहीं समझ में आती, बैठ जा। रोहित
आंसर टाइप कर दिया, देख इसने पूरा, ये का ही आंसर टाइप किया इसने, Zn2 प्लस फिर सॉल्ट ब्रिज Ag प्लस और सॉल्ट ब्रिज Ag, बिल्कुल सही है। अब जो 3 क्वेश्चन पूछे हुए ना उनको पढ़ो और उनके आंसर बताओ मुझे एक एक के। देखो क्वेश्चन नंबर 1, टाइम हो गया क्या? हमारा तो बंद ही नहीं हुआ कंप्यूटर। चलो अभी करते हैं ये क्वेश्चन, करवा के बुक ले जा तुम, ये पड़ी इधर। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, विच इलेक्ट्रोड इज नेगेटिव, बताओ कौन सा इलेक्ट्रोड नेगेटिव है? अरे कौन सा इलेक्ट्रोड नेगेटिव है? जिंक वाला नेगेटिव है कि Ag वाला नेगेटिव है? Ag वाला नेगेटिव है। जिंक वाला तो क्या है? पॉजिटिव है। अभी भी लोन नहीं पड़ा था क्या? अगर ये पूछ लेता इलेक्ट्रोड नेगेटिव की जगह वर्ड आ जाता कि कलेक्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज, जब जिंक आता। समझ में आ रही बात? जिंक पे कलेक्शन होगा नेगेटिव का, जिंक नेगेटिव नहीं है, जिंक तो पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड है। समझ गए? तो विच इलेक्ट्रोड, रोहित ये गलत है तेरा आंसर, लेफ्ट वाला नहीं आएगा इसमें नेगेटिव, राइट वाला आएगा नेगेटिव, मीनिंग Ag होगा नेगेटिवली चार्ज। विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन सेल, बताओ इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? यहाँ जिंक रेस्पॉन्सिबल है। रीजन, क्योंकि जिंक ने ही तो इलेक्ट्रॉनों को फ्री किया था, 2 इलेक्ट्रॉनों को। तो फ्लो के लिए पूछ ले कि रेस्पॉन्सिबल फॉर करंट, तो तुम लिखोगे इलेक्ट्रॉन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर करंट, इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इसने ये नहीं पूछा विच इलेक्ट्रोड इज रेस्पॉन्सिबल, कौन सा इलेक्ट्रोड रेस्पॉन्सिबल है, इसने पूछा है विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रॉन। समझ गए? अगर इलेक्ट्रोड पूछता तो तुम जिंक का नाम लिखते। व्हाट आर द रिएक्शन, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, फर्स्ट सेकंड इसको थर्ड करो, ये क्वेश्चन है 3। व्हाट आर द रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड की रिएक्शन क्या होगी, मतलब एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पे क्या होगी, अलग अलग लिखो, लिख देंगे, कोई दिक्कत है? ये तुम्हारे क्वेश्चन हो गए, इतने इजी आते। कहने को इसके क्वेश्चन हार्ड नहीं है, अगर बात समझ में आए जब तो। ठीक है, तो कल अपन पढ़ेंगे ऐसे चीज, कल की क्लास और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो जो मैंने तुम्हें बताया ना लेफ्ट में कौन लगेगा राइट में कौन लगेगा, वो तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम कल की क्लास लोगे। नहीं तो एक लाइन नहीं समझ में आएगी, फिर तो बैठे रहना कि जिंक को लगाऊंगी, कॉपर को लगाऊंगी, Ag को लगाऊंगी।